नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं एनके सर नवल किशोर जांगिड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, जहां पर हम लोग आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका लेकर आए हैं अभी वो है पादपों में श्वसन। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पढ़ा चुका हूं और पादपों में श्वसन का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है ग्लाइकोलाइसिस एंड लिंक रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के बारे में। देखिए यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। नॉट ओनली लैब असिस्टेंट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड नीट के एग्जाम में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। देखिए क्रेब्स साइकिल कहां चलती है। क्रेब्स साइकिल बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके इनर मेम्ब्रेन है इस तरह से, और इसमें कहां चलती है, ये मैट्रिक्स में। कहां चलती है बेटा, क्रेब्स साइकिल चलता है किसमें, मैट्रिक्स में। देखिएगा सबसे पहले तो बात करें इसकी डिस्कवरी के बारे में। खोज किसने करी थी, H.A. क्रेब्स द्वारा की गई थी, अतः इसे क्रेब्स चक्र कहा गया है। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में संपन्न होती है तथा इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। अपवाद, कुछ एंजाइम जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की याद रखना। इस एनसीईआरटी की लाइन को याद रखना कि जो एक एंजाइम है वो कहां पाया जाता है, आंतरिक झिल्ली पर। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। बाकी सब कहां पाए जा रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर पाए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम निर्मित उत्पाद 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, अतः इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम सर्वप्रथम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाले से क्रिया करके सिट्रिक एसिड अम्ल बनाता है। एसिटाइल को एंजाइम की बात करें तो एसिटाइल को एंजाइम में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बात करें तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 2 + 4 = कितना, 6 कार्बन बनाते हैं। 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है आप लोगों का, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है कैटाबॉलिक क्रिया है, किंतु विभिन्न मध्यवर्ती पदार्थ कई पदार्थों के संश्लेषण में काम आती है। अतः ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल को एम्फीबॉलिक या एनाप्लियोट्रॉपिक रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि सक्सिनाइल को एंजाइम पोरफायरिन यौगिक के संश्लेषण में काम आता है, जैसे कि क्लोरोफिल्स, फाइटोक्रोम्स एंड साइटोक्रोम्स, फाइकोबिलेंस, हीमोग्लोबिन आदि अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो 5 कार्बन वाला है अमीनो अम्ल के निर्माण में उपयोगी है। कौन सा, 5 कार्बन वाला जो यहाँ बनेगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, वो अमीनो एसिड के निर्माण में भी उपयोगी है। एक क्रेब्स साइकिल में 4 बार तो ऑक्सीकरण होगा, वह 3 NADH2 व 1 FADH2 बनेगा। 4 जगह तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जैसे 3 NADPH2 और 1 FADH2 बनेगा। 1 GTP बनेगा आधारी स्तर पर फॉस्फोराइलेशन से। डायरेक्ट ATP बनता है, जैसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 NADPH2, 1 FADH2 और 1 GTP बनता है या 1 ATP बनता है। अब इस साइकिल को समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं पायरुविक एसिड, ये लिंक रिएक्शन, एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन, तो ये हमारे पास में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसके साथ में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है और 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना रहा है सिट्रिक एसिड। एक CO2 निकल रही है तो यहाँ 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन रहा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। फिर एक CO2 निकल रही है तो बन रहा है 4 कार्बन वाला सक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पर एक तो H+ का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर एक GTP बना है। अगेन सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन है तो ये कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में आपको याद रखना है वाली चीज क्या है, एक तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, जिससे हमारे पास में 3 NADH2 और 1 FADH2 बना है और 1 ATP बना है। ATP = GTP होता है। ये जो साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर करी थी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय हैंस क्रेब। ये हैंस क्रेब, ये हमारे क्रेब्स साइंटिस्ट है, इसलिए बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। पूरी क्वेश्चन को यदि एक तरीके में एक लाइन में लिखा जाए तो देखो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A 6 NAD+ and 2 FAD
प्लस 2 GDP और ADP, दो इनऑर्गेनिक फास्फेट कन्वर्ट होगा तो बनेगा 4CO2, 6NADPH2, 6NADH2, 2FADH2 एंड 2 GTP और ATP प्लस कोएंजाइम A। बेटा यहाँ पर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये पायरुविक एसिड है ना, वो दो मॉलिक्यूल बने थे। एक साइकिल जब चलती है तो 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP बनता है। यदि इसको ही हम डबल कर दें कि हमने दो पायरुविक एसिड लिए तो हमारे पास में 3 की जगह तो 6 तो बन जाएंगे FADH2, दो बनेंगे क्या 6 तो हो जाएंगे हमारे पास में NADH2, 6 क्या हो जाएंगे NADH2, दो हो जाएंगे FADH2 और दो हो जाएंगे ATP, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि पायरुविक एसिड, यदि दो पायरुविक एसिड लेंगे तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। अब ये रिएक्शन कहां चल रही थी? एरोबिक रेस्पिरेशन। समरी की बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस तो चला था साइटोप्लाज्म में जिसमें 2 ATP की बात कर रहे थे। क्रेब्स साइकिल चली है कहां पर? मैट्रिक्स में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे जो चलेगा इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब यहां पर हमारे पास में जो NADH2 बने थे उनका यूटिलाइजेशन करते हुए हम ATP बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। देखिए इधर ATS श्वसन श्रृंखला तथा ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण या टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 और FADH2 बोलते हैं। ATS श्वसन श्रृंखला में विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स कौन-कौन से हैं? एक तो है फ्लेवोप्रोटीन FP या FMN बोलते हैं, सेकंड है FES प्रोटीन, थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसका कोएंजाइम Q और फोर्थ है इसका साइटोक्रोम्स, देन 5 होता है इसका ATP सिंथेटेज। इस तरह से 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें। साइटोक्रोम कई प्रकार के होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A3, याद रखना A3 क्या है? कॉपर युक्त है, और साइटोक्रोम C एंड C1। कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन लेते हैं। प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन Z योजना में भी गतिशील होते हैं। अब ETS के घटकों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है। पहले तो कॉम्प्लेक्स वापस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है हमारा FMN या NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स सेकंड है कोएंजाइम Q या प्लास्टोक्विनोन, यूबीक्विनोन FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड है साइटोक्रोम B एंड C1, कॉम्प्लेक्स 4 है A एंड H3 साइटोक्रोम। अब 5 कॉम्प्लेक्स में होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम। किस तरह से अरेंज होते हैं? देखिए इधर से हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम इस तरह से आता है, मैंने कई बार बनाया है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हम बनाते हैं, इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस को तो बोल दिया आउटर और इसको बोल दिया इनर। इन दोनों के बीच का ये स्पेस है जिसे बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहाँ 3 चीजें दी हुई है, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया? मैट्रिक्स। ये कौन सा पोर्शन हो गया बेटा? मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। तो हमने ये तो बता दिया इधर मैट्रिक्स है, इधर पूरा हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, ये मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरी ये इनर मेम्ब्रेन है। किसको शो कर रही है? ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन इतनी ये मोटी है भाई, इसको शो कर रही है ये इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसके बाद वाला। तो मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और स्पेस, ये रहा मैट्रिक्स, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो ये रहा। और ये क्या? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से अरेंज होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं अभी इनके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए पहला हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां पर हमारा पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये रहा हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज। फिर इसके जस्ट बाद में हमारा कॉम्प्लेक्स होता है थर्ड साइटोक्रोम B। फिर इसके बाद में हमारा कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो सीक्वेंस याद रखना कि सीक्वेंस में पहला तो है फर्स्ट, फिर है थर्ड और फिर है सेकंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले ये NADH+ ये टूटेगा NAD+ में। किसमें टूटेगा? NAD+ में। यहां से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किसको कौन लेगा? FMN लेगा। FMN से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन से, और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। प्रोटॉन कहां निकल जाएगा? बाहर। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसको कौन लेगा? यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता, ये हाइड्रोजन भी लेता है। तो ये
UQH2 बनाएगा। अब ये H2 को तो हाइड्रोजन को तो बाहर छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम B FeS एंड साइटोक्रोम C1। ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? साइटोक्रोम C के पास में आएगा। अब यहां से वापस से हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा तो यूबिक्विनोन H2 वापस से ये H+ को कहां इधर छोड़ रहा है, ये इधर भी छोड़ रहा है। तो ये किसके थे? ये FADH2 के थे। FADH2 यहां से एंटर करेगा, NADH2 यहां से एंटर करेगा। तो इसके H+ कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। इसके H+ कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? साइटोक्रोम के पास में आएंगे। अब देखो साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन आएंगे फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास में, साइटोक्रोम A एंड A3। और यहां पर हमारे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन हमारे पास में थी, ऑक्सीजन हमने यहां पर ऑक्सीजन थी और 2H+ है, ऑक्सीजन है और 2H+ है। ये दोनों यूटिलाइज करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यदि आप लोगों से साइटोक्रोम पूछे तो A3 होता है। अदरवाइज हम बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होती है? ऑक्सीजन होती है। यहां क्या बोलते हैं? हम ऑक्सीजन को बोलते हैं। दैट कॉम्प्लेक्स 4 था ये। अब यहां पर हमारा जो ये जितने भी H+ यहां थे, जितने भी H+ यहां थे, उन H+ को वापस से कहां डालना है? मैट्रिक्स में। किसके थ्रू? ये है हमारा F0 F1 ATP सिंथेटेज, जिसमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से होता हुआ क्या बनेगा? ATP बनेगा। क्या बनेगा? ATP बनेगा। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। अब ये ATP कैसे बनता है? इधर देखिए, ये थी हमारी मेम्ब्रेन, इसमें ये मॉलिक्यूल होता है, ये मेम्ब्रेन है, इसमें ये है F0 एंड देन ये F1। यहां से 2H+ मूव करते हैं और ADP कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंट में ATP। इस तरह से 3 हम बात करते हैं यहां पर यदि NAD एक NADH2 से ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH2, एक NADH2, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH form 3 ATP and oxidation of 1 FADH2 form 2 ATP। एक NADH2 से तो 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। टोटल हमारे पास में क्रेब्स साइकिल में 6 क्या थे? 6 हमारे पास में NADH2 से और 2 FADH2 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18 ATP आ जाएंगे, इसको 2 से करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो 18 एंड 12 तो हमारे पास यहाँ पर 30 ATP बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 30। इसकी काउंटिंग को हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? श्वसन श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एनसीईआरटी को ये बहुत पसंद है लाइन, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन है, जबकि अंतिम साइटोक्रोम बोलेगा, साइटोक्रोम बोलेगा तब हमको क्या लगाना है? A3 लगाना है। क्या लगाना है? साइटोक्रोम A3 लगाना है। साइटोक्रोम A3 का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का रिडक्शन एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेनेज करता है। यह एंजाइम साइनाइड द्वारा संदमित हो जाता है और श्वसन स्थायी रूप से क्या होता है? बंद हो जाता है। इस एंजाइम के 2 घटक होते हैं, A और A3। कुछ पादपों के माइटोकॉन्ड्रिया में अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाया जाता है तथा साइनाइड की उपस्थिति में भी ETS जारी रहता है। इसे साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन कहते हैं, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन पाथवे भी कहते हैं, जैसे कि स्पिनिच, पालक और मटर में। तो साइनाइड क्या करता है? साइनाइड रेस्पिरेशन को रोकने का काम करता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था, ये इस तरह से होती है। किस तरह से अरेंज होती है? ये इस तरह से अरेंज होती है, ये रही। और इसमें कॉम्प्लेक्स अरेंज होते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये रहा, सेकंड कॉम्प्लेक्स ये रहा, थर्ड कॉम्प्लेक्स ये रहा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स ये रहा और ये हमारा पूरा क्या है? 5 कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज। इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं, किसमें? प्रोटॉन बाहर जाते हैं। प्रोटॉन पहले कहां जाते हैं? बाहर जाते हैं। इन प्रोटॉन को फिर वापस से अंदर लाया जाता है। प्रोटॉन को अंदर लाया जाता है तो ATP बनता है। इस डायग्राम को इस तरह से अरेंज किया गया है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अब बेटा कि बायो एनर्जेटिक ऑफ रेस्पिरेशन। कितने, यदि हमने 1 मोल ग्लूकोज लिया है तो कितने ATP हमें मिले हैं, कहां कहां पर?
ईएमपी पाथवे में हम बात करते हैं पहले क्रियाधार स्तर पर हमें मिले थे एटीपी कितने 4 बताए थे मैंने आप लोगों को। ईटीएस द्वारा जो ईटीएस द्वारा निर्मित एटीपी जब इसमें 2 NADPH2 बना था ईएमपी पाथवे में उसे लेकर आए तो 6 एटीपी बना दिए। ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का उपयोग हुआ था 2 का, तो 10 एटीपी यहां से बन गए और 2 हमारे यूज आ गए, तो टोटल हमारे 8 एटीपी। मैंने वहां बताया था कि 8 एटीपी बने थे ग्लाइकोलाइसिस में। तो अब यहाँ पर नेट की बात करते हैं तो इन्होंने बोलते हैं कि डायरेक्ट गेन तो 2 का ही हुआ था। डायरेक्ट गेन कितना हुआ था भाई 2 का हुआ था, ये 2 एटीपी का डायरेक्ट गेन 2 एटीपी का। लिंक रिएक्शन या गेटवे में कितने बने 2 NADH2 बने थे तो 6 एटीपी बन गए। 6 एटीपी ये रहे, 2 एटीपी ये रहे, इन्होंने ये 8 एटीपी बोल दिया है। 2 एटीपी ये रहे और 6 एटीपी ये रहे, तो क्या हो गया 8 एटीपी। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पे बने थे 2 एटीपी और एटीपी प्रोड्यूस वाया एटीएस 6 NADH2 और 2 FADH2 से बने थे। टोटल कितने 24। और यहाँ पर हमारे पास में इन सबको 24 एंड 6 कितना हो गया 30 हो गया। 24 एंड 6 कितना हो गया 30 एंड ये 8 एटीपी को जोड़ लिया हम लोगों ने तो कितना हो गया 38 एटीपी हो जाता है। कितना होता है बेटा 38 एटीपी। इस प्रकार से हम बात करें कि इसमें 38 एटीपी बनते हैं। अब क्रेब्स चक्र की बात करें तो एम्फीबोलिक पाथवे में, एम्फीबोलिक का मतलब है कि कैटाबोलिज्म भी है और एनाबोलिज्म भी है। कैटाबोलिज्म का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल का टूटना छोटे मॉलिक्यूल में, और एनाबोलिज्म का मतलब है कि छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। एसिटाइल कोएंजाइम में क्या बनाएगा वसा अम्ल तथा जीए जिब्रेलिक एसिड का संश्लेषण करता है। सक्सेनिक कोएंजाइम एक पर्णहरित साइटोक्रोम व फाइटोक्रोम का संश्लेषण करता है। ऑक्सोएसिटिक एसिड एंड अल्फा ग्लूट्रिक एसिड अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है। ऑक्सोएसिटिक एसिड एल्केलॉइड का संश्लेषण भी करता है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में तीनों फूड कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड, तीनों का यूज किया जा सकता है। कैसे करते हैं देखिए, ये साइकिल है हमारी एम्फीबोलिक पाथवे की। हमारे पास मॉलिक्यूल है फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये तो हमने पढ़ा ही है पूरा का पूरा। ये क्रेब्स साइकिल, सिंपल शुगर ले लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट एंड देन हमारे पास में पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम है, क्रेब्स साइकिल, ये तो हम पढ़ कर आए हैं। लेकिन प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड यहां एंटर कर सकता है। फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तो ग्लिसरॉल या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बना सकता है और फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है। इस तरह से ये तीनों क्या कर सकते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर आकर CO2 प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। फिर उसके बाद में किससे मिलती है? प्रोटीन से। फिर सबसे कम किससे मिलती है बेटा? ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से। अब एक और टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन गुणांक या श्वसन गुणांक। इसका मतलब क्या है कि मुक्त CO2 एंड प्रयुक्त ऑक्सीजन। हमने रेस्पिरेशन में कितनी ऑक्सीजन ली है और कितनी CO2 बाहर निकाली है, उसका रेशियो हमारे पास में होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो RQ का मान श्वसनीय पदार्थ पर निर्भर करता है कि आपने क्या लिया है। श्वसन गुणांक या श्वसन अनुपात गैंगस श्वसन मापी से मापा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ऑलवेज 1 होता है, मतलब जितनी CO2 का आयतन मुक्त हुआ है उतनी ही ऑक्सीजन हमने क्या ली थी? यूज में ली थी। तो यहाँ पर 6 CO2 है एंड 6 ऑक्सीजन है और 6 वापस से इस तरह से देखा जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितने बने? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब CO2 के मॉलिक्यूल 6 बन रहे हैं और 6 ऑक्सीजन के क्या बन रहे हैं? यूज किए जा रहे हैं। 6 CO2 मुक्त हो रही हैं और 6 ऑक्सीजन ली जा रही हैं, तो 1:1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, या 6:6 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। फैट में अलग होता है। फैट में क्या होता है? लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 होने का कारण क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में यूज की जाती है और CO2 क्या होती है? कम बनती है, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होती है। इसी तरह देखो यहाँ पर फैट में 145 ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और 102 CO2 बना रहे हैं, तो 1:145, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो लेस देन वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। एक तरह से लेस देन क्या आएगा? 1 आएगा। ये रहा लेस देन 1। वसा युक्त अरंडी के बीजों में अंकुरण के समय RQ 1 से अधिक होता है। याद रखना, वसा युक्त बीजों में जैसे कि कैस्टर में
जर्मिनेशन के टाइम R2 का मान 1 से कम होता है। R2 का मान 1 से कम होगा, कब होगा? जो ऑक्सीजन यूज की जा रही है वो ज्यादा होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन चलता है। प्रोटीन के लिए भी क्या होता है? 1 से कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है और मुक्त CO2 कम होती है। ऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड के लिए 1.33 होता है, ऑक्सैलिक एसिड के लिए 4 होता है, सिट्रिक एसिड के लिए 1.3 होता है, केम प्लांट के लिए 0 होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रयुक्त ही नहीं होती। नीचे 0 तो ऊपर कितनी वैल्यू लाओ तो इनफाइनाइट ही होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने R2 भी देख लिया, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का। याद रखना इनकी वैल्यू जरूर याद रखना। किस किस की याद रखनी आप लोगों को मैं बता दूं। एक तो ये कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फैट की वैल्यू भी याद रखना एंड प्रोटीन की वैल्यू भी याद रखना। सब याद रखना आप लोग। एक कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, बाकी फैट और प्रोटीन का 1 से कम होता है। मैलिक एसिड का याद रखना 1.3 होता है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का याद रखना कितना होता है? 4 होता है। सिट्रिक एसिड का याद रखना 1.3 होता है, केम के लिए 0 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ तक अपना ये रेस्पिरेशन टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादपों में वृद्धि एंड विकास। तो आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।